हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे हियर। वेलकम टू माय न्यू सीरीज। इस सीरीज में हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं टिल ग्रेटर देन इक्वल टू जेई एडवांस लेवल। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर रहें कि अपन क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव फिट के साथ स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ ये सीरीज क्यों आई है, क्या चल रहा है, कैसे फॉलो करना है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले मैं 5 मिनट लेना चाहूँगा बिकॉज इस 5 मिनट में आपकी पूरी की पूरी सीरीज डिफाइन हो जाएगी। तो पूरी थ्योरी कवर होगी, पूरे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा। क्या क्या बुक्स फॉलो करते हैं हम, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है। एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बालाजी पब्लिकेशंस जो MS चौहान सर की है, वो वाली बुक हम फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई भी एडिशन आपके पास है वो चल जाएगी। तो होमवर्क इससे दिया जाएगा। साथ में आपको जो मेरी खुद की शीट्स होंगी वो भी प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, वीडियो की टाइमिंग्स क्या रहेंगी? एवरी डे आपके पास 5:30 PM को वीडियोस इस वाले यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब ये सीरीज लॉन्च क्यों की गई है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। ये चैनल मैंने 2016 के अंदर खोला था। ठीक है, 2016, जब यूट्यूब था भी नहीं। ठीक है, तब से मेरा विजन था भाई ऑनलाइन का। अगर आप देखोगे इस चैनल की ओल्डेस्ट वीडियोस तो वो मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से, तब से ही पढ़ाने का कीड़ा था एकदम। बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो गई। ठीक है, एंड बीच में कुछ जो जहाँ पे मैंने काम किया उन्होंने अलाउ भी नहीं किया यूट्यूब पे बनाने के लिए वीडियोस उस प्रकार से। तो फाइनली मैंने क्या किया है, मैंने अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए जो सारी नेगेटिव चीज़ें थी वो हटा दी। ठीक है, A to Z कट कर दिया, बिकॉज मेंटल पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिलोसफिकल बातें हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपनी खुशियों को गोल से टाई मत कीजिए। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक आप कभी भी खुश हो ही नहीं सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो वही चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ जो मेरा डे 1 से मिशन था। 2016 में जब मैंने चैनल बनाया था, पुरानी वीडियोस भी देखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेन पेपर लेके ठीक है, लो बजट वीडियोस। ठीक है, उस टाइम पे मेरा हाथ आता था साइड से वीडियो बनाने के लिए उस प्रकार से। ठीक है, तो उस टाइम से मेरा यही मिशन था। ठीक है, कि ये पूरा का पूरा अपन डाल दें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं बस वही पूरा करना चाह रहा हूँ। मैंने 2016 में जब मैं कॉलेज गया था तब मैंने 16 मिशंस बनाए थे जो मुझे पूरे करने थे पूरी ज़िंदगी के अंदर। तो उनमें से 14 मिशंस, कितने, 14 मिशंस मेरे ऑलरेडी पूरे हो चुके थे 2021 तक। आप मान सकते 2021-22 तक वो सारे मिशंस पूरे हो गए थे। ठीक है, तो 2 मिशन बच रहे हैं। 2 में से एक मिशन ये है कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म में क्या व्यूज आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज यूट्यूब सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। डे 1 से कोई पेड कोर्स नहीं रहा है अपन का इंडिविजुअल OC का। ठीक है, एंड साथ में 2 और मिशंस हैं। एक मिशन तो मैंने आपको बता दिया, एक और मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा बिकॉज मैं उसको जिंक्स नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज वो पेरेंट्स के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो आपको बाद में पता चलेगा जब मैं पूरा कर लूँगा। वो मैंने इसलिए पेंडिंग रखा है कि कुछ पेंडिंग हो। ठीक है, वरना सब पूरा हो जाएगा तो फिर आप भी समझ सकते हो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, होमवर्क कहाँ दिया जाएगा वो भी एक बार समझ लीजिए। तो होमवर्क आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके अंदर आपको ये होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, सचिन राणा IITB के नाम से होगा, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा तब आपको पता चल जाएगा। S राणा IITB के, ये तो आपको पिंड में मिल जाएगा, साथ में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो मैंने अनाउंस किया था इस वॉइस ऑडियो के द्वारा कि मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, एंड बस करते हैं स्टार्ट। ठीक है, बुक्स बता दी, शीट्स आपको सब इसके अंदर मिलेगा। होमवर्क हर लेक्चर के बाद होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो रोज का खाना रोज, रोज का होमवर्क रोज। कोई बाद में भी देख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको सबका सब होमवर्क प्रॉपर तरीके से बिल्कुल मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना इसको पक्के तरीके से। अच्छा, अब कोई बिल्कुल ही नया बच्चा है जो हमें नहीं जानता हो या जिनको पता नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऑब्वियसली नए बच्चे भी होंगे, तो मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा एक लेक्चर देख लो, इंडक्टिव इफेक्ट वाला ही देख लो। ठीक है, एंड फिर इसको कंपेयर कर लेना कि जहां पे आपने अभी पढ़ा है या पढ़ चुके हो
ठीक है, उससे कंपेयर कर लेना, आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन हमने कराए हैं, क्या थ्योरी हमने करवाई है, उस प्रकार से। ठीक है, तो एक लेक्चर पूरा देखना अकेले बैठ के अपने स्टडी रूम में, बिल्कुल ध्यान से ईयरफोन्स पहन के, जैसे भी आप पढ़ते हैं, एंड फिर देख लेना कि क्या आपको कोई डिफरेंस लगता है या नहीं लगता है, एंड साथ में आपको होमवर्क भी रेगुलर तरीके से मिलेगा, बिकॉज जेई इज अबाउट प्रैक्टिस। एक और इंपॉर्टेंट चीज अपने नोट्स में लिख लेना, जैसे मैंने आपको डे 1 से बताया है, क्या बताया है, जितना रटोगे उतना फंसोगे। याद है सभी को, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे को याद होगा ये मेरा डायलॉग, जितना रटोगे उतना फंसोगे। ठीक है, तो जेई इज अबाउट एप्लीकेशन, कितना दिमाग आपका लगता है, इसलिए हम पोल पोल खेलते थे, ठीक है, पुराने उसके अंदर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्गेनिक में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होती है जीओसी, एक होता है आइसोमेरिज्म। तो जीओसी एंड आइसोमेरिज्म बिल्कुल ढंग से करना है। इट इज लाइक एबीसीडी, अगर आपको एबीसीडी नहीं आएगा तो फिर आप बाद में सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे, समझ आ रहा है, बस वही वाली बात है। तो जीओसी इज इक्वल टू जीओडी, जीओसी इज इक्वल टू गॉड, जैसे मैं बोल के आता था बहुत पहले से। तो जीओसी एंड आइसोमेरिज्म बिल्कुल ढंग से करना है, नोटबुक लेके बैठो, ठीक है, नोटबुक लेके बैठो प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको इन लेक्चर्स का बेनिफिट हो जाए। ये सब मैं आपके लिए तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो मिशन था वो भी पूरा हो जाए, एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से एक बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। मेरे हिसाब से सभी मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं, क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करने का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ओके, आइए मुद्दे की बात पे। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट के स्टार्ट करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे जो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ब्लॉक लिया, आपको फिजिक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, बिकॉज बहुत सारे लोगों का केमिस्ट्री फेवरेट नहीं होता है स्टार्टिंग में, लेकिन एंड तक हम आपका ऑर्गेनिक इतना फेवरेट बना देंगे कि आप पेपर खोलते सबसे पहले ऑर्गेनिक के टिक कर रहे होंगे। ठीक है, MS चौहान आप ओरली कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे, पुराने बच्चों से एक बार मेरी बात करना, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि MS चौहान जो बुक है उसको वो इतना डिफिकल्ट मानते थे, अब ऐसे धड़ 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 टिक कर रहे होते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ब्लॉक लिया, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल भी नए बच्चे हो, एक लेक्चर मैं आपसे मांग रहा हूँ पूरा देख लो, अपने पुराने से कंपेयर कर लेना, आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने एक फोर्स F1 लगाया, एंड यहाँ पे मैंने एक फोर्स F2 लगाया। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इसका मतलब क्या है कि जो μs होगा, μk होगा, वो दोनों के दोनों मैंने शून्य माने हैं। नोट्स आप साथ साथ में बना सकते हैं, ठीक है, वैसे मैं एंड में आपको दूंगा टाइम स्क्रीनशॉट लेने का भी, अगर आप लेना चिंता मत करिए। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दो, दिमाग पे ध्यान दो। ठीक है, अगर दिमाग बढ़ाओगे तभी आगे बढ़ोगे किसी भी फील्ड में, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जिंदगी के फील्ड की भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि जो F1 का मैग्नीट्यूड है, मतलब जो F1 फोर्स है वो F2 से बड़ा हो जाए। मैथमेटिकली तीन ही पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, और वो तीन क्या हो सकते हैं कि F1 F2 से बड़ा हो, या F1 F2 से छोटा हो जाए, या F1 और F2 दोनों के दोनों सेम हो जाए। यही आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट की समरी है। ठीक है, मतलब इन दोनों में आपके पास मूवमेंट होगा। मूवमेंट मतलब या तो लेफ्ट या तो राइट, ये कहीं ना कहीं तो मूव करेगा। जैसे F1 F2 से बड़ा होगा तो आई कैप की तरफ मूव करेगा, स्टैंडर्ड अगर हम माने, एंड यहाँ पे माइनस आई कैप की तरफ मूव करेगा, एंड यहाँ पे अपन के पास कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एक समरी रहती है इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट कुछ भी नहीं है, मूवमेंट है। क्या है? मूवमेंट है। अब उसका मतलब क्या होता है वो अब हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, लेट मी से Cl, ठीक है, Cl2, Br2, I2, N2, O2, ये सब जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, एंड मैंने एक और मॉलिक्यूल ले लिया दैट इज CH3F फॉर एग्जाम्पल ये। अब आपने इनऑर्गेनिक में तो ये सब पढ़ के रखा होगा ना,
वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की जो फोर्स होगी वो आपके पास कुछ लेट मी से F1 फोर्स है, तो दूसरे क्लोरीन की भी तो मेरे भाई सेम फोर्स होगी ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, नीदर अ पार्टिकल नॉर अ वेव जैसे आपको पता है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर होगा वही सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरे भाई इसके ऊपर भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एफ नेट हो जाएगा नल वेक्टर। बस इसी चीज को आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल देते हो, नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स। नॉन पोलर या नॉन पोलर बोलने का मतलब क्या होता है, कोई पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, कोई पोलैरिटी नहीं है। मतलब इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल देंगे कि डेल्टा ई एन शुड बी इक्वल टू 0, सिंपल राइट। तो डेल्टा ई एन 0 हो जाएगा तो वो आपके पास नॉन पोलर बॉन्ड बन के आ जाएगा। इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आपने आईओसी में वैसे देखे ही होंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2 ले लूँ सिमेट्रिकल, फॉर एग्जाम्पल Cl2, Br2, I2, N2, O2 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब के सब हमारे पास बन के आ जाएंगे नॉन पोलर बॉन्ड्स, मतलब कोई भी पोलैरिटी नहीं है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मैं CH3F लेता हूं। अब एक बार इनऑर्गेनिक के ऊपर जाइए और देखिए कि कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑब्वियसली फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन वाले की फोर्स जो है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। जब फ्लोरीन वाले की फोर्स ज्यादा है, टग ऑफ वॉर जैसे हमने खेला ना रस्सी वाला, तो फ्लोरीन खींच लेगा। तो जब फ्लोरीन अपने ऊपर खींचेगा तो क्या होगा मेरे भाई, उसके ऊपर आ जाएगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कार्बन से खींचा उसने, 10 रुपए थे, 5 रुपए खींच 7 रुपए खींच लिए तो 3 रुपए बचेंगे। इसका मतलब कार्बन के ऊपर हो जाएगा एक लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, छोटो इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, मूवमेंट हो रहा था इस तरफ, नेट मूवमेंट। समझ आ रहा है नहीं यार। तो बेसिकली अभी हम धीरे धीरे करके इंडक्टिव इफेक्ट के कंसेप्ट पे जा रहे हैं। अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं इसका इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो डेल्टा ई एन हो जाएगा वो 0 नहीं होगा। समझ आया नहीं आया, ठीक है। एंड इसी को हम बोल देते हैं पोलर बॉन्ड्स। क्या बोल देते हैं, पोलर बॉन्ड्स, पोलर बॉन्ड्स। अब पोल कैसे आया वो समझते हैं। तो जब फ्लोरीन अपने ऊपर खींच रहा है नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा। एंड सिमिलरली कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको बोल देते हैं पोलर बॉन्ड। अब ऑब्वियसली ये डाउट आ सकता है कुछ लोगों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं बिल्कुल, कि भाई साहब एफ के ऊपर प्रॉपर माइनस क्यों नहीं हुआ, कार्बन के ऊपर प्रॉपर प्लस क्यों नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl की बात करता हूं, तो NaCl, NaF इन सब में क्या है, Na प्लस Cl माइनस या Na प्लस F माइनस। तो इसको हम बोल देते हैं आयोनिक बॉन्ड। आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, ये तो 10th क्लास से पढ़ाया जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ऑर्गेनिक में हमें आयनिक बॉन्ड से मतलब नहीं रहता है ना। ऑर्गेनिक में हमें आयनिक बॉन्ड से मतलब नहीं रहता है, हमें मतलब रहता है कोवेलेंट बॉन्ड से। तो बेसिकली हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर कैरेक्टर देखने वाले हैं, या कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर हम लोग देखने वाले हैं। ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये सब मैंने लिख ही लिया होगा, एक बार साइड हो जाता हूं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे बताऊं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों
कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फोर्स ढूंढूं तो फोर्स क्या बन जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड यहाँ पे अगर मैं फोर्स ढूंढूं तो क्या बन जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो आपको पता है ये कोलम्बिक फोर्स जो होती है इसी से रिप्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ पे Q1 क्या है? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस Q1 Q2। तो क्या बनेगा? ये बन के आ जाएगा माइनस के अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा इंटू डेल्टा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस के माइनस 1 इंटू प्लस 1, नेट में क्या बनेगा? माइनस जो मैंने लिख दिया है इंटू आर स्क्वायर, ये बन के आ जाएगा। तो लॉजिकली समझो ना, माइनस चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वो मैंने दिखा दिया। साथ में यहां पे है डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा स्क्वायर बोलने का मतलब क्या है? कि ये कुछ छोटी वैल्यू है ना, लाइक फॉर एग्जांपल 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 क्या बन गया? 10 की पावर -6। मतलब बेसिकली 1 से कम है, इसलिए ये वाली जो फोर्स होगी वो इस वाली फोर्स से छोटी हो जाएगी। समझ आया नहीं आया? इसलिए जो आयनिक बॉन्ड होता है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। कुछ भी रीजन नहीं है, सिंपल आपका रीजन होता है फिजिक्स, तो मैंने आपको दिखा दिया। समझ आया नहीं आया? ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये सब तो मैक्सिमम चीजें आपको पहले से पता होंगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये सब वो सब, यही होता है एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसका मतलब समझते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं डिराइव कर रहा हूँ, लिटरली डिराइव करने वाला हूँ मैं आपके सामने। मतलब बाकी टीचर्स क्या करते हैं, पहला पेज खोला, चीज लिखवा दी, हो गया ना, वैसा नहीं होता भाई। ठीक है, यही है, ये मजाक नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ध्यान से देखना बिल्कुल, CH3 CH2 CH2, बेसिकली मैंने लिया है 1 फ्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, पहले मैं ले लेता हूं ब्यूटेन, बिकॉज ब्यूटेन स्टैंडर्ड में लेना चाह रहा हूं। आप प्रोपेन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, तो आपकी मर्जी, मैं ब्यूटेन ले रहा हूं। इसी का मैंने भाई ले लिया, दैट इज 1 फ्लोरो, तो हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी होता है क्या ये? तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने ले लिया है अब 1 फ्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इसे साथ साथ में मत लिखो यार, समझ लो पहले इसको, ठीक है? समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिखने, तो आपको पता होनी चाहिए। वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, एंड में मैं साइड हो ही जाता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी, ताकि आपका हो जाए उसमें फायदा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, समझो, बिकॉज इससे मैं डिराइव करूंगा आपके सामने कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैंने बोला कि यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है भाई साहब, अब ध्यान से देखिए, समझिए और सीखिए, सोचिए। अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं नीचे की तरफ, अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं नीचे की तरफ, तो जो नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कोवेलेंट बॉन्ड में, वो कौन सी तरफ होने चाहिए? राइट हैंड साइड होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए, या सेम पोजीशन पे होने चाहिए जहां पे मैंने अभी बनाया? ऑब्वियस सी बात है, वो हमारे पास राइट हैंड साइड प्रेजेंट होने चाहिए, बिकॉज फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा खींचेगा मेरे भाई, तो वो यहां पे प्रेजेंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स अभी मैं एज अ पार्टिकल मान के करवा रहा हूं, वरना जैसे मैंने आपको पहले पेज पे बताया था, क्लाउड की तरह भी ले सकते हो, तो क्लाउड जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्टेड होगा। सिमिलरली अगर मैं इधर लेता हूं, इधर भी आपके पास वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड शिफ्टेड होगा, इधर भी राइट हैंड साइड शिफ्टेड होगा, इधर भी राइट हैंड साइड शिफ्टेड हो जाएगा ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब देखिए ध्यान से और सोचिए, लॉजिकली सोचना, कि सब चीज डिराइव कर रहा हूं मैं आपके सामने। अगर मैं इस वाली लेंथ को, मतलब जो डेविएशन है
उसको ले लेता हूं डेल्टा x1, डेविएशन है ना, ऊपर फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 है तो डेविएशन बन जाएगा 2 सेंटीमीटर, लाइक वही। यहाँ पे ले लेता हूँ डेल्टा x2, यहाँ पे ले लेता हूँ भाई साहब डेल्टा x3, यहाँ पे ले लेता हूँ मेरे भाई डेल्टा x4। तो मैथमेटिकली सबसे बड़ा डेविएशन कौन सा होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल की बात करते हैं, तो लेट मी से एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है, बहुत बार तो आप ही होते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स को लगता है कि भाई सब मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, उल्टा होता है कभी कभी। तो फॉर एग्जाम्पल एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो जो डायरेक्टली उसके साथ में बैठा रहेगा, उसके साथ में घूमेगा, बाहर जाएगा, उसके बिगड़ने की चांसेस ज़्यादा है, उसके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस बच्चे का। लेकिन जो दूर बैठा होगा, जो दूर उससे बात नहीं करता है, उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। बस वही चीज यहां पे भी हो रही है भाई साहब। तो जब बिल्कुल बगल में है तो जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो वही चीज यहां पे भी हो रही है। तो मैथमेटिकली डेल्टा x1 इज ग्रेटर देन डेल्टा x2 इज ग्रेटर देन डेल्टा x3 इज ग्रेटर देन डेल्टा। अब इसी चीज को बाद में जाके मतलब इसी चैप्टर में बता दिया जाता है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। वो तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट क्यों है, बिकॉज जितना पास में होगा उतना ज्यादा आपके पास इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊं, देखिए ध्यान से। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताया भी होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट 3 से 4 कार्बन बाद फेड भी हो जाता है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो लॉजिकली। इसको मैं बाद में दिखाऊंगा चार्ट के द्वारा भी, लेकिन अभी लॉजिकली देखने की कोशिश करिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, ध्यान से देखिए, इसके ऊपर कुछ डेल्टा माइनस है, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। इसके ऊपर कुछ डेल्टा माइनस है, तो इसके ऊपर क्या होगा, डेल्टा प्लस होगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, जो गलत है। क्या है, गलत है। क्यों गलत है वो समझने की कोशिश करिए। बिकॉज डेल्टा माइनस सिर्फ इसके ऊपर पोलराइज नहीं कर रहा है, उस बच्चे का सिर्फ एक दोस्त थोड़ी है, और भी दोस्त होंगे जिनको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। वही सेम चीज यहां पे हो रही है भाई साहब। ठीक है, तो यहां पे पास वाले के ऊपर कुछ डेल्टा 1 मान लेते हैं, इधर वाले के ऊपर कुछ डेल्टा 2 मान लेते हैं, इधर वाले के ऊपर कुछ डेल्टा 3 मान लेते हैं, इधर वाले के ऊपर कुछ डेल्टा 4। रीजन समझ आ रहा है क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जब बचपन से पढ़ रहे हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर आप पूरा का पूरा माइनस जितना यहाँ पे है उतना इसके ऊपर डाल दोगे, फिर तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनवैलिड हो जाएगा। तो मैथमेटिकली मैं क्या बोल सकता हूं, क्या डिराइव किया हमने यहां से, कि जो डेल्टा माइनस का मैग्नीट्यूड है दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, इसी प्रकार से जितने होंगे डेल्टा n। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, अब लेकिन एक चीज आपको लॉजिकली भी समझ आ रही होगी, जितना उस स्टूडेंट से दूर होते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल इधर, उतना इन्फ्लुएंस कम होता रहेगा। वो आपको यहां पे मैंने दिखा दिया। इन्फ्लुएंस कैसे कम हो रहा है, बिकॉज डेविएशन कम हो रहा है। अगर आप और भी समझना चाहो तो इसको फिजिक्स के फॉर्मेट में भी समझ सकते हो। आर बढ़ रहा है ना डिनोमिनेटर का, जब आर बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। सब लॉजिकल है भाई, बस दिमाग लगाना सीखो। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या दिखा कि भाई साहब जो डेल्टा 4 है वो सब हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये टेंडिंग टू 0 है ना, ये पहले ही छोटा है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -5, 10 की पावर -9, 10 की पावर -15, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में हम इग्नोर कर रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पे हम
डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6 उन सबको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज वो बहुत दूर हैं। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे मैथमेटिकली भी दिखा दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए पॉज करके। समझ आया नहीं आया? तो हर चीज लॉजिकल है, हर चीज का डेरिवेशन है, हर चीज का। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर। ये तो मैंने आपको सब लॉजिकली बता दिया, थ्योरी भी इसकी लिखवा देते हैं आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो नंबर 1 पॉइंट नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ, inductive effect is the polarization of one bond caused by, देखो थ्योरी में आपसे डिराइव करवाता हूं फिर लिखवाता हूं, उल्टा नहीं। जो हमसे पहले पढ़े उनको तो पता ही ये चीज। caused by the polarization of the adjacent bond, caused by the polarization of adjacent bond। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ द वन बॉन्ड इज कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ द एडजेसेंट बॉन्ड। वही अभी दिखाया पिछले पेज पे आपको, वही तो दिखाया ना भाई। देखो ये वाला इसको पोलराइज कर रहा है, तू भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले, तू भी ज्वाइन कर ले, तू भी कर ले। ठीक है, तो जो ये स्टूडेंट है वो सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है उस प्रकार। ठीक है, आज हम मस्ती करते हैं बाहर जाके उस प्रकार से। ओके, वेरी सिंपल राइट। अब एक चीज सोचिए पॉज करके, क्या इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है या टेम्पररी इफेक्ट है? सोच लीजिए पॉज करके, क्या इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है मेरे भाई या टेम्पररी इफेक्ट है? इट इज एक्चुअली अ परमानेंट इफेक्ट। आप बोलोगे भाई ये कैसे? अरे मेरे भाई जब तक बॉन्ड रहेगा तब तक इफेक्ट रहेगा ना हमेशा, और बॉन्ड तो हमेशा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बॉन्ड ही हटा दिया तो वो तो बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। हम तो ले ही रहे हैं ना कोवेलेंट कंपाउंड भाई साहब। तो जो परमानेंट इफेक्ट ये रहने वाला है, अज्यूमिंग हम कंडीशंस में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। कंडीशंस बोलने का मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ा दिया बॉन्ड टूट गया, उस प्रकार की चीज। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट assuming there are no changes in the conditions, assuming there are no change in the conditions। ठीक है भाई साहब, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट सोचिए, क्या ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होना चाहिए या ये वीक इफेक्ट होना चाहिए? ये ऑब्वियस सी बात है वीक इफेक्ट होगा। अब ये कैसे सोच सकते हैं हम लोग? देखो वीक एंड स्ट्रॉन्ग आर एक्चुअली रिलेटिव इन नेचर। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वीक कैसे हम सोच सकते हैं, तो वो भी सिंपल है ना। अगर ये स्ट्रांग होता तो बॉन्ड तो तोड़ देता। अगर आप स्ट्रांग हो तो रस्सी टूट जाएगी ना टग ऑफ वॉर में, लेकिन रस्सी तो टूट ही नहीं रही है मेरे भाई। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास एक वीक इफेक्ट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेज पे दिखाया, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स। अगर नॉन पोलर बॉन्ड हुआ, दोनों साइड की फोर्स सेम है, दोनों टीम्स सेम फोर्स से खींच रही है, तो कोई खींचातानी नहीं हो रही है, नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब वही फोर्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए तो खींचातानी स्टार्ट हो जाएगी। तो वही है फोर्थ पॉइंट, इट एग्जिस्ट्स, इट एग्जिस्ट्स, इट एग्जिस्ट्स ड्यू टू दी unequal sharing of electrons, electron density, electron cloud, जो भी लिखना चाहो। It exists due to the unequal sharing of the electron cloud। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट,
क्या इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ट्रैवल करता है, या वो सिर्फ पाई बॉन्ड के द्वारा ट्रैवल करता है, या वो दोनों के द्वारा ट्रैवल कर सकता है? पॉज करिए और सोचिए। क्या इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ट्रैवल करता है, या वो सिर्फ पाई बॉन्ड के द्वारा ट्रैवल करता है, या वो दोनों के द्वारा ट्रैवल कर सकता है? सोचिए। ठीक है, अब देखिए। तो इट ओनली ट्रेवल्स वाया द सिग्मा बॉन्ड्स। कैसे? इट ओनली ट्रेवल्स वाया द सिग्मा बॉन्ड्स। अब बोलोगे ये भाई साहब ये कैसे हुआ, वो समझा दीजिए। बहुत ही सिंपल है, समझाते हैं, रुकिए। तो फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो मेरे हिसाब से आपको इनऑर्गेनिक से पता होना चाहिए। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं स्ट्रेंथ, तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। ये तो सभी को पता है ना, जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, अब उसी का यूज करके यहाँ पे देखिए। लिखना मत, पहले समझ लो, टाइम दिया जाएगा, सब पॉज करके आप लिख सकते हो, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं ये मानता हूं कि ये पाई बॉन्ड से भी ट्रैवल करता है, मतलब मैंने ये बोला इंडक्टिव इफेक्ट पाई बॉन्ड से भी ट्रैवल कर रहा है, मैं ये मानता हूं, तो क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन है वो खींचेगा, ऐसे खींच रहा है, तो जब वो खींचेगा सिग्मा बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, बिकॉज वो तो स्ट्रांग है। जब वो खींच रहा होगा सिग्मा तो इंटैक्ट है, लेकिन जो पाई वाला है वो तो वीक है ना, उधर से जो हमारी रस्सी है वो टूट जाएगी। तो अगर ट्रैवल कर रहा होता किससे, पाई बॉन्ड से, तो जो मॉलिक्यूल बनता वो ये बनना चाहिए था। लेकिन क्या दुनिया में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पाई बॉन्ड से ट्रैवल नहीं करता है, बिकॉज अगर ट्रैवल कर रहा होता तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता। तो इट डज नॉट ट्रैवल थ्रू द पाई बॉन्ड, इट ओनली ट्रैवल्स बाया द सिग्मा बॉन्ड। ये चीज भी बहुत से लोगों ने रटी होगी, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया कि क्यों नहीं होता है। ठीक है, अब चलते मेरे भाई फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। आइए, फिफ्थ पॉइंट इसी का देखिए। फिफ्थ पॉइंट, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट की पावर होती है वो हमें एक चीज समझ आ गया। क्या समझ आ गया? कि दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना दूर जाओगे उतना उसका इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाएगा। अच्छी तरह आपको बता दिया गया है, तो वही लिखवा रहा हूं। इंडक्टिव इफेक्ट इज इक्वल टू के ई की पावर माइनस एक्स प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की पावर इज इक्वल टू के इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहली बात कि जो के एंड सी है वो है कॉन्स्टेंट्स। क्या है मेरे भाई? कॉन्स्टेंट्स। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें। ग्राफ तो आपको आता ही भैया, आप तो मैथ्स के धुरंधर हो। तो अगर मैं मान लेता हूं एक बार, क्या मान लेता हूं, पहले ग्राफ किसके बीच में है? ग्राफ हमारे पास ऑब्वियसली है इंडक्टिव इफेक्ट की पावर के बीच में वर्सेस डिस्टेंस के बीच। तो कैसे प्लॉट करते हैं? जीरो डाल के ना, इन्फिनिटी डाल के, वही कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं मान लेता हूं कि x इज इक्वल टू जीरो, जीरो मानिए, तो e की पावर जीरो क्या हो जाएगा? 1। जो पावर हो जाएगी दैट इज इक्वल टू k प्लस सी। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बार मान लिया कि जो x है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो क्या हो जाएगा? तो आपके पास जो पावर बन के आ जाएगी e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी, मतलब जीरो। तो k इंटू जीरो बन के आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू सी। तो p टेंड्स टू सी।
ये भी हम ध्यान रखते हैं, टेंड्स और इक्वल भी ध्यान रखा जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं, तो प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आपके पास ओरिजिन है, सर आपके पास हो जाएगा 0, k+c, और ये क्या है, c, सॉरी इन्फिनिटी कॉमा c। तो x इन्फिनिटी इधर किधर होगा, लेट मी से इधर, c इधर मान लेते हैं। पूछने का तरीका है, तो बस आप देख सकते हो जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। तो क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है ना, हमने यही तो डिराइव किया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट की जो पावर है वो डिस्टेंस के साथ तो डिक्रीजिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल जब बिल्कुल पास में है तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, जब दूर में है तो कम इफेक्ट होगा, वही तो है। ठीक है, तो ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म भी हो गया, लिख लीजिए भाई पॉज करके, सिंपल राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमें एक चीज समझ आई, टग ऑफ वॉर से भी आप मान सकते हो, खींचातानी से, कि एक कोई खींच रहा है दूसरा कोई दे रहा है, एक कोई खींच रहा है दूसरा कोई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कितने प्रकार का होता है? वो होता है दो प्रकार का। एक होता है देने वाला और एक होता है लेने वाला। कोई देगा तभी तो रस्सी खींची जाएगी ना, उस प्रकार से लेने वाला। तो जो देता है उसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। तो वो दे रहा है ना, किसी में ऐड कर रहा है, इसलिए प्लस आई बोला जाता है। तो बेसिकली इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या कर रहा है, दे रहा है, दे रहा है। तो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डोनेटिंग ग्रुप। एंड जो ग्रुप माइनस आई दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे? वो खींच रहा है ना, दे रहा है किसी से, तो वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉइंग, वेरी इजी राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं भी ना तो भी ये चीज़ समझ आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था, फ्लोरीन खींच रहा है, ये बाकी सब दे रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो फ्लोरीन खींच रहा है, बाकी सब दे रहे हैं, देने वाला प्लस है, लेने वाला माइनस आई बन के आ जाएगा। लिखिए भाई पॉज करके। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, बिकॉज ये तो सभी को समझ आ ही गया कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला है कि कंपेयर द माइनस आई, कंपेयर द माइनस आई ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। तो फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है फ्लोरीन, OH, NH2। क्या समझ सकते हो? सब मैं आपसे डिराइव करवा दूंगा, सब ये लिखते जाओ नोट्स में, खुद सॉल्व करो, जो गलत करोगे उसको स्टार मार्क करो, सर्कल मार्क करो, ताकि बाद में आप याद रखो। तो कौन ज्यादा खींचेगा भाई? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सबसे ज्यादा खींच रहा होगा। ओके, इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया Fe+2, Fe+3, माइनस आई ही चल रहा है अभी के लिए। तो मैंने पूछा कि किसका माइनस आई ज्यादा होगा। तो लॉजिकली समझो, जो Fe है उसके पास लेट मी से 10 रुपए हैं, 10 में से अगर मैं हटा रहा हूं +2 पे आने के लिए, समझ आ रहा है, तो मैंने 2 रुपये हटाए, इसके पास बचेंगे 8 रुपये, इसके पास बचेंगे 7 रुपये। 3 इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद आएगा +3 चार्ज, 2 के बाद +2, उस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, Fe+3, तो वो ज़्यादा अच्छा माइनस आई दिखा रहा होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतना अच्छे तरीके से खींचेगा। कॉमन सेंस है ना, जिसके पास पैसा नहीं होगा वही खींचेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH2CH3, ये दिया गया है और हमसे बोला गया है कि माइनस आई कंपेयर करिए। तो कैसे कंपेयर होगा?
इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp, इसकी है sp2, इसकी है sp3। अब आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा बॉन्ड पैरामीटर्स के टाइम पे, केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे, कि अगर परसेंटेज s बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ये ज्यादा अच्छा खींचेगा sp से, sp2 से। देन sp में परसेंटेज s कितना होगा भाई, एक s एक p तो 1/2 इंटू 100, एक s दो p तो 1/3 इंटू 100, 1/4 इंटू 100। परसेंटेज s बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सिंपल राइट। नेक्स्ट आगे चल, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना। अब जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपसे ये बोला है कि डिसाइड +i -i। अच्छा, इसकी जो शीट होगी वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, तो वो ज्वाइन कर लेना भाई, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, नंबर 4th क्वेश्चन। ठीक है, अब खेल स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे करके हम बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रुप जो लिया है वो ये है, इसको मार्क कर, और मैंने ये बोला है कि जो मार्क्ड ग्रुप है क्या वो +i दिखा रहा है या वो -i दिखा रहा है। तो अब सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या वो +i दिखा रहा है या -i दिखा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वाला आपके पास sp3 है, राइट हैंड साइड आपके पास sp2 है। sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये -i दिखा रहा होगा, एंड राइट लेफ्ट वाला। ओके, नंबर ई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दिया गया है, हमसे बोला गया है कि ये जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है। अब देखो तो ये दिखाएगा +i। अंडरस्टैंड, याद मत करके जाइए, देखो लिटरली अगले क्वेश्चन में चेंज हो गया। इट इज रिलेटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से आप एक क्लास में 90 मार्क्स से टॉपर हो, लेकिन दूसरी क्लास में अगर 95 वाला टॉपर है, तो अगर आप 90 मार्क्स सेम मार्क्स वहां पे लेके जा रहे हो तो टॉपर नहीं रहोगे ना। वही वाली बात है परसेंटाइल की तरह, इट इज रिलेटिव इन नेचर। ठीक है, इट इज रिलेटिव इन नेचर, बिकॉज स्ट्रेंथ है ना, कोई ज्यादा खींचेगा दूसरा कम खींच रहा होगा, तभी तो वो ज्यादा खींच रहा है ना लॉजिकली। ओके, नंबर एफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया बेंजीन CH डबल बॉन्ड C2, ये क्या दिखा रहा है पूछा गया है। पॉज करके सोचिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखो। अब कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये भी sp2 है एंड ये भी sp2, तो दोनों के दोनों तो ऑब्वियसली सेम दिखाना चाहिए, सेम इफेक्ट दिखाना चाहिए, सेम फोर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्यों समझो। यहां पे सोचने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 गुना फोर्स प्रेजेंट हो रही है इस पे। मतलब रफ में ये 3f से खींच रहा है और ये f से खींच रहा है, तो नेट फोर्स तो इस तरफ बन जाएगी 2f के मैग्नीट्यूड से। इसका मतलब क्या है कि ये वाला ग्रुप दिखाएगा -i एंड ये वाला ग्रुप दिखाएगा, तो क्लास में मैं इसका एग्जांपल भी देता हूँ, ये द ग्रेट खली एंड ये सचिन। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो ग्रेट खली होगा वो किसी भी सिनारियो में आराम से जीत जाएगा। पॉज करके लिख लीजिए इसको भाई, पेज को। ठीक है, नेक्स्ट जी, ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही बेंजीन लिया एंड इसके साथ मैंने C ट्रिपल बॉन्ड CH अटैच कर दिया। अब यहां पे क्या होगा ध्यान से देखिए, अब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। तो ये वाला ग्रुप है वो है sp, वेयर एज ये वाला जो ग्रुप है मेरे भाई वो है sp2। कौन जीतेगा, sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो दिखा रहा होगा -i, वेयर एज जो लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप है वो दिखा रहा होगा +i। क्वेश्चन के साथ देखिए इफेक्ट्स भी चेंज हो सकते हैं, तो दिमाग लगाइए, तो अंधाधुंध मत फॉलो करिए कि हर क्वेश्चन को यूनिक क्वेश्चन मांग के सॉल्व करो। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर एच। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एंड इसी का भाई एक ऑक्सीजन कम करके दे देते हैं ये। तो हमसे बोला गया है कि बताइए कि माइनस आई इफेक्ट, बाय डिफॉल्ट में माइनस आई ही पूछ रहा हूँ, माइनस आई इफेक्ट किस केस में सबसे ज्यादा होगा। देखो मैं यहां से चलता गया, मुझे कार्बन मिला, मैं यहां से चलता गया, मुझे सल्फर मिला, यहां से गया तो सल्फर मिला। कार्बन वर्सेस सल्फर में तो सल्फर जीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में हो जाएगा ए। अब ऑब्वियस सी बात है कि बिटवीन बी एंड सी कौन सा जीतना चाहिए, वो कैसे सोचेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है भाई, देखिए ध्यान से। तो बिटवीन बी एंड सी में ऊपर नीचे सेम, ऊपर साइड में सेम, लेकिन ये अलग है, एंड यहां पे आपके पास है ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो खींच रहा होगा। तो बी देन सी, ये आपके पास बन के आ जाएगा माइनस आई इफेक्ट का। सब मैं आपसे डिराइव करवा रहा हूँ, सीरीज ही है जो डिराइव हो रही है, ठीक है। लिख लीजिए इसको भाई साहब पॉज करके। नेक्स्ट नंबर आई पे चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है NO2 एंड साथ में हमें दिया गया है NO, ठीक है। नंबर जे, दो तीन क्वेश्चन लिखते हैं ना फिर ताकि साथ में डिसाइड हो, आपसे भी सॉल्व हो जाए। OH O माइनस, नंबर के NO2 एंड NH3 प्लस। पॉज करके सोचिए एंड देखिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं NO2 वर्सेस NO में, तो कोई दो राय नहीं है कि NO2 विल बी हायर देन NO। और इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल सा है कि आपके पास NO2 में दो ऑक्सीजन है, इसमें एक ही ऑक्सीजन, कोई दो राय नहीं। सिमिलरली अगर मैं OH2 प्लस लेता हूं, OH लेता हूं एंड O माइनस लेता हूं, अब इसमें कैसे सोचेंगे भाई साहब, OH2 प्लस में प्लस है ना, प्लस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कौन होगा, ठीक है। प्लस से ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कौन हो सकता है, ठीक है। दिस इज मच बेटर देन दिस, दिस इज मच देन दिस। O माइनस में माइनस है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है और कुछ भी नहीं, तो वो तो उल्टा दे रहा होगा प्लस आई के द्वारा। ये इंटरेस्टिंग होता है। NO2 वर्सेस NH3, यहां पे जो नेट चार्ज है वो कितना है, वो है 0 प्लस माइनस, लेकिन यहां पे जो नेट चार्ज है वो तो है प्लस। तो क्या समझ आ रहा है आप लोगों को इसको देख के, लोग ये देखते हैं कि भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अरे भाई जब नेट चार्ज ही प्लस है और नेट चार्ज ही 0 है, तो प्लस वाला तो हमेशा ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा ना 0 वाले से, इसलिए NH3 प्लस विल हैव अ मच बेटर माइनस आई देन NO2, ठीक है। लिख लीजिए पॉज करके। वेरी इंपॉर्टेंट, लोग इसमें गलती करते हैं या याद करवा देते हैं, मैंने आपके सामने डिराइव भी करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर एल। मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल हमें एक मॉलिक्यूल दिया गया है दैट इज CH3 CH2 CH2 पोटेशियम, और मैंने ये पूछा है कि जो पोटेशियम है वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, क्या वो प्लस आई दिखा रहा है या वो माइनस आई दिखा रहा है। सोचिए इसको 10 सेकेंड पॉज करके देखिए। तो अगर मैं बात करता हूं पोटेशियम की, पोटेशियम इज अ मेटल, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन, तो पोटेशियम गिव्स अस K प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जैसे वो इलेक्ट्रॉन देता है हमारे पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती, जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन दिया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो लॉजिकल है ना, पोटेशियम कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, वो हमेशा देना चाहेगा, बिकॉज देने से उसके पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। समझ आया नहीं है। तो जब ये दे रहा है
तो बगल वाले को तो लेना पड़ेगा ना मेरे भाई, तो ये ले रहा होगा। इसका मतलब जो पोटेशियम आपसे पूछा गया था वो दिखा रहा है आई, एंड जो बगल वाला ग्रुप है वो दिखा रहा है -I, एंड लेने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा ना, K प्लस की माइनस, वैसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? इसी प्रकार से आपको देखना होता है और कुछ भी नहीं है। लिख लिया ना, पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट नंबर M। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया, लेट मी से वो ये है, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला कि ये वाला ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, दोनों सेम है तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट पर N, फॉर एग्जाम्पल C ट्रिपल बॉन्ड N वर्सेस N ट्रिपल, सब मैं सीरीज डिराइव करवा रहा हूं मेरे भाई आपसे। मैंने ये पूछा कि -I किसका ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो -I ज़्यादा होगा वो हो जाएगा आपके पास इसका, बिकॉज यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, इस पेज को लिख लीजिए। नेक्स्ट नंबर O, आइए तो सोचना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है NH3 प्लस, क्वेश्चन है -I, NCH3 प्लस, फॉर एग्जाम्पल NETE प्लस, फॉर एग्जाम्पल N कुछ और बल्कि लगा दो। मैंने ये पूछा आप लोगों से कि जो -I है वो किसका सबसे ज़्यादा होगा, पॉज करिए और सोचिए। जो -I है वो किसका सबसे ज़्यादा होगा, पॉज करिए और सोचिए। ठीक है, अब देखो और समझो। अगर मैं बात करता हूँ NH3 प्लस की, तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो बॉन्ड एंगल है, लेट मी से दैट इज θ1। जो दूसरा है लेट मी से यहाँ पे है कुछ θ2, मतलब मिथाइल मिथाइल के बीच में जो रिपल्शन हो रही है, इधर इथाइल इथाइल तो θ3 कुछ θ4। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होना चाहिए लॉजिकली? ऑब्वियस सी बात है, जहां पे बड़े ग्रुप्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। जहां पे छोटे ग्रुप्स हैं वहां पे बहुत कम रिपल्शन हो रहा होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा वो हो जाएगा θ4, θ3, θ2, θ1। अब आपने इनऑर्गेनिक में एक चीज पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे, वो क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, मतलब परसेंटेज एस अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और साथ में क्या बढ़ता है, बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है ना भाई, और साथ में बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है, ये तो सभी को पता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिकली भी सोचना चाहो, sp का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 का 120 डिग्री। ठीक है, दोनों में आप देख सकते हो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, परसेंटेजेस बढ़ रहा है, सब ट्रू है। तो वही सेम चीज यहां पे भी हो रही है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस देन दिस देन दिस, इसलिए जो -I का ऑर्डर बन के आ जाएगा दैट विल बी DCBA। समझ आया नहीं? क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण परसेंटेज S बढ़ता है, बॉन्ड एंगल बढ़ता है, तीनों साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, सिंपल, देख लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई साहब इसके बाद। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार, जिनका मैंने इंटरव्यूज भी लिए हैं 2016, 17 में कुछ लोगों के, उनसे भी क्वेश्चन पूछ। ठीक है, ट्राई करना। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ग्रुप्स
हाउ, इसको साथ साथ में ट्राई करना भाई, इंतजार मत करना। हाउ मेनी ग्रुप्स कैन शो, हाउ मेनी ग्रुप्स कैन शो द प्लस आई इफेक्ट इन, हाउ मेनी ग्रुप्स कैन शो द प्लस आई इफेक्ट इन, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल है वो आपके पास है BH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ट्राई करिए इसको पॉज करके, BH2 CH C डबल बॉन्ड C, क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए और सीखिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत सारे टीचर्स भी इसको गलत करते हैं जब हम इंटरव्यूज लेते थे 2016-17 के अंत, ठीक है। देखना ध्यान से, समझना। पहली बात तो लोगों को समझ नहीं आता क्वेश्चन ही क्या है, समझो। अगर मैं इस ऑक्सीजन को लेता हूं, तो इसके बगल में कार्बन है, ऑक्सीजन के बगल में कार्बन है, तो इन दोनों में -I कौन दिखा रहा होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन, ये -I दिखा रहा होगा रिलेटिवली, एंड ये +I दिखा रहा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं और ऐसा क्यों बोल रहा हूं? नेक्स्ट देखिए, अब जो कंपैरिजन है दैट इज बिटवीन कार्बन एंड दिस कार्बन। एक मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, इसी वीडियो में मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। आजकल मैंने कोकोनट का जूस पीना स्टार्ट किया रोज, मस्त लगता है। देखिए ध्यान से समझिए, तो ये जो कार्बन है वो आपके पास है sp, एंड ये वाला है sp2। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है भाई साहब? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp, ये दिखा रहा होगा -I, ये दिखा रहा, समझ आ रहा है कैसे खेला जा रहा है? नेक्स्ट उसके बाद आइए, ये जो कार्बन है एंड बोरॉन है, एक बार पीरियोडिक टेबल खोल के देख सकते हो आप, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो लेफ्ट में बोरॉन है, राइट में कार्बन है, इसलिए ये वाला दिखा रहा होगा -I, एंड मेरे भाई ये वाला दिखा रहा होगा +I। समझ आया या नहीं आया क्या बोला है मैंने? है मजेदार? इसका मतलब क्या है कि जो +I इफेक्ट्स हैं वो शो किया जा रहा है, एक रेड, दूसरा ग्रीन, तीसरा वाइट, 3 ग्रुप्स, एंड -I भी शो किया जा रहा है 3 ग्रुप्स के द्वारा। -I एंड +I दोनों ही इस केस में 3-3 है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपको देना चाहता हूं होमवर्क अभी के लिए, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर Q आज के लिए। हाउ मेनी ग्रुप्स कैन शो दी +I इफेक्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स कैन शो दी, तो पिछले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना कि हाउ मेनी ग्रुप्स कैन शो दी +I इफेक्ट, वही इस केस में जैसे +3 आ रहा था ना, वैसे सेम अगले पेज में मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेम, लेकिन होमवर्क। तो ये आपके पास है एक साइक्लोब्यूटेन, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। हिंट दे देता हूं मैं आपको पहले ही, नंबर ऑफ +I नंबर ऑफ -I सेम नहीं आएगा। नंबर ऑफ +I एंड नंबर ऑफ -I इन दिस क्वेश्चन वोंट बी द सेम। अभी लेक्चर एंड नहीं हुआ है, लेकिन मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है +I के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुझे भी पता चले लोग कितना ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं, कितना ढंग से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देख लिया होगा सबने पॉज करके। नंबर R के ऊपर चलते हैं, तो ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया गया है -I, कंपेयर कीजिए बिटवीन SH OH, -I बिटवीन SH OH।
अब ऑब्वियसली लगता है कि OH का ज़्यादा होना चाहिए, एक्चुअली SH का ज़्यादा हो। अभी तक हमें 2 क्वेश्चन मिल गए हैं पूरे चैप्टर में, और पूरे चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कुछ अलग हो रहा होता है। एक वो बॉन्ड एंगल वाला जो आपको दिखाया, एंड एक ये वाला। इसको मैं बोलता हूँ मिक्की माउस इफेक्ट। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, लिखो मत यार, समझ लो पहले, ठीक है? लिखने का आपको बहुत टाइम, मतलब टाइम ही टाइम है। एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ये लिया। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो सल्फर का साइज होगा मेरे भाई, वो कुछ ऐसा होगा, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है ना। ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सल्फर के ऊपर 2 ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर हैं, इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर है। मिक्की माउस तरह दिखता है, इसलिए मैं इसको मिक्की माउस इफेक्ट बोलता हूँ, ठीक है? देखिए ध्यान से, तो सल्फर खींचेगा, तो जब वो खींच रहा होगा, जब वो मॉलिक्यूल खींच रहा होगा, खींचे प्रकार से आया, इसके ऊपर जमा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा हो जाएगी। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है, वहां पे भी खींच खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा हो जाएगी। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर जमा हो सकती है? सल्फर के ऊपर। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर के ऊपर क्यों जमा हो जाएगी? बिकॉज उसका जो सरफेस एरिया है या वॉल्यूम है, जो भी बोलना चाहो, वो ज्यादा है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में छोटा वॉल्यूम है, तो वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर रख पाएगा। इसी चीज को हम बोल देते हैं सरफेस फिनोमिना। चिंता मत करिए, ये सिर्फ ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर में ही होता है इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सरफेस फिनोमिनन, या प्यार से इसको मैं बोलता हूं द मिकी माउस, मिकी माउस। यही का पढ़ाते पढ़ाते मेरी हेडराइटिंग डॉक्टर वाली हो गई, ठीक है? द मिकी माउस इफेक्ट, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। लिख लीजिए इसको, ठीक है? तो 2 ही अलग अलग चीजें होती हैं जो हम मानते हैं उनसे। एक वो बॉन्ड एंगल वाली चीज, एंड एक ये सल्फर वाली चीज, जो आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नंबर S। हेडिंग डाल लीजिए टॉपिक की, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है। नल पॉइंट, नल पॉइंट। वंस अगेन होमवर्क टेलीग्राम पे दिया जाएगा, ज्वाइन कर लेना। नल पॉइंट, नाम से ही समझ आ रहा है, नल मतलब उस पॉइंट पे कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। नो इंडक्टिव इफेक्ट एट दैट पॉइंट, नो इंडक्टिव इफेक्ट एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ठीक है? एग्जाम्पल देख लीजिए, बिकॉज उससे और अच्छी तरह समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर S, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया जो है ये, सोचिए पहले तब और क्लैरिटी मिले, ठीक है? खुद से सोच। अगर मैं इसकी बात करता हूं नंबर S वाले की, तो वहां पे हमें क्या दिखाई देगा? देखो, खींच रहा, क्लोरीन खींच रहा है ना, कार्बन से खींच। ये जो पॉइंट है, इस पे लेफ्ट पे भी सेम खींच रहा है, राइट पे भी सेम, वेक्टर नहीं, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो जितना लेफ्ट से खींच रहा है उतना राइट से खींच रहा है, इसलिए इस पॉइंट को हम बोल देते हैं नल, क्या बोल देते हैं इसको मेरे भाई? नल पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं नंबर T वाले के बारे में बात करूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है, जितना ये खींच रहा है उतना ये खींच रहा है। सिंपल है ना, कॉमन सेंस है ये तो। इधर भी सेम, जितना ये उतना ये, इधर भी सेम, जितना ये उतना ये। तो यहां पे भाई साहब हमारे पास हो जाएंगे 3 नल पॉइंट्स। क्या हो जाएंगे? 3 नल। नंबर U, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
इसमें कितने नल पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल ये पूछा गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 0, 0 नल पॉइंट। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो कि ये नल पॉइंट है, तो क्या हो रहा है? क्लोरीन कुछ ज्यादा से खींच रहा है, क्लोरीन कुछ कम से खींच रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, क्लोरीन ज्यादा से खींच रहा है, ब्रोमीन कम से खींच, सेम यहाँ पे हो रहा है। तो एक फोर्स दूसरी फोर्स से ज्यादा है, एक फोर्स दूसरी फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएंगे 0 नल, 0 नल पॉइंट, 0 नल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ नल पॉइंट का मतलब? समझ आ गया? अब जैसे ठीक है, लिख लिया ना सभी ने, पॉज करके लिख लिया। हाँ, अब जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट आ भी सकता है, जो मैं पहले ही निकाल देता हूँ ये डाउट, कि भाई सिर्फ माइनस आई होता है क्या, प्लस आई नहीं होता? अरे भाई प्लस आई भी होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, बिकॉज इसके क्वेश्चन आपको कार्बोकटाइन के टाइम पे ज़्यादा देखेंगे, तो नहीं करनी है भाई, भाग थोड़ी रहे हम इधर ही है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया नंबर, क्वेश्चन लेते डायरेक्ट सोचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है O माइनस NH माइनस CH2 माइनस। तो बहुत एनर्जी लगती है वीडियोस बनाते हुए, कुछ समझ आ रहा है मुझे बनाते हुए, नॉट इजी। तो सेटअप भी बहुत महंगा है, सब खुद बनवाया है, तो लॉस मेकिंग सेटअप है मेरे लिए, ठीक है, लॉस मेकिंग है ये, बिकॉज यूट्यूब से कभी रिकवर नहीं होगा, तो ये है। तो पार्टिसिपेट करते रहना प्रॉपर तरीके से यार, जब भी हम वीडियो बना रहे हैं। ओके, समझते हैं। आपने सोच लिया होगा क्या आंसर होना है, देखिए समझिए, ठीक है। तो C माइनस N माइनस O माइनस, यहां पे क्या हो रहा है? पहली बात तो हमें ये समझ आना चाहिए कि क्या यहाँ पे प्लस आई कंपेयर होना चाहिए, माइनस आई होना चाहिए। लोगों को तो ये डाउट होगा कि भाई प्लस आई कैसे हो रहा है, माइनस आई क्यों नहीं हो रहा? मेरे भाई ध्यान से देखिए, तीनों के ऊपर है माइनस चार्ज, तीनों के ऊपर है माइनस चार्ज। का मतलब क्या है? तीनों देने वाले हैं ना, माइनस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थोड़ी होगा, माइनस तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना। का मतलब क्या है? कि तीनों देने वाले। कौन बेटर देगा? ऑक्सीजन लीस्ट देगा, क्यों? बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो कार्बन है वो बेस्ट तरीके से दे पाएगा, बस यही है। तो ये मैं आपसे सीरीज ही डिराइव करवा रहा हूँ, इनडायरेक्टली डायरेक्टली भाई साहब। ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपसे थ्योरी डिराइव करवा रहा हूँ, लेवल पे खेलते हैं, तभी तो रिजल्ट्स आते हैं, तभी तो ओलंपियाड में बच्चे फोड़ के आते हैं। मजाक है क्या? IOQC INCHO ये सब करके आना। ओके, H2, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन यही है कि हाउ मेनी ग्रुप्स शो द प्लस आई इफेक्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स शो द माइनस आई, ठीक है। ट्राई कर लेना, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज मैं कमेंट सेक्शन में आपसे सिर्फ एक ही होमवर्क करवाना चाहता हूं जो मैंने आपको दिया था। हाउ मेनी ग्रुप्स शो द प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इस केस में आएगा 6, एंड हाउ मेनी ग्रुप्स शो द माइनस आई इफेक्ट, दैट इज इक्वल टू 5। तो प्लीज प्लीज अपने दिमाग से हटा दीजिए कि प्लस आई माइनस आई सेम होना चाहिए। 1000 बार आज आपको दिखा दिया, तो जनरलाइज मत करो, हर क्वेश्चन को नया क्वेश्चन मांग के करो, तभी आपकी हर सब्जेक्ट में हेल्प होगी, ठीक है, हर सब्जेक्ट में दिमाग बने, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो इस चैप्टर का बचता है, DNP रूल। DNP चैप्टर मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। बाकी चीज़ें जैसे एसिडिटी बेसिसिटी वो सब हम उसी टाइम पे पढ़ाते हैं, ठीक है, अलग से पढ़ाते हैं वो एसिडिटी बेसिसिटी डिटेल में सब, तो मत करिए, क्या एप्लीकेशन है क्या नहीं, सब टाइम के साथ होगा। ओके, DNP रूल। DNP का मतलब क्या होता है? D मीन्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हैज मोर प्रायोरिटी ओवर नंबर ओवर पावर।
डिस्टेंस हैज मोर प्रायोरिटी ओवर नंबर ओवर पावर। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए, लिखना मत, समझ लो, इसको इंपॉर्टेंट है ये। और इग्नोर्ड भी इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना, सीखने को मिलेगा आपको, लिखना मत। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है दूसरा मॉलिक्यूल। अगर आपको डीएनपी रूल नहीं आता, इन तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा ही फंसते रहोगे, जहां पे आपको लगेगा यार इधर तो पास में है, इधर तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या चल रहा है। उसी कंफ्यूजन को इरेडिकेट करने के लिए डीएनपी रूल ऑब्जर्व किया गया। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब बगल में। तो मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि -i आपको कंपेयर करना है ऑन द माइनस चार्ज। मतलब मैं -i बोलना चाह रहा हूँ कि इससे लोग खींच रहे हैं ना, तो मतलब ये खींच रहा है, इधर भी इस प्रकार से खींचातानी हो रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बेस्ट खींचातानी कहाँ पे हो रही है, एक वैसा, ठीक है। तो डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर नंबर ओवर पावर। तो डिस्टेंस मतलब ये बिल्कुल बगल में, एक्सपोनेंशियल ग्राफ याद करिए, तो ए विल बी बेटर। बी एंड सी में देखते हैं, ध्यान से देखना। तो बी में डिस्टेंस सेम है ना, देखो बी एंड सी में डिस्टेंस सेम है। नंबर के ऊपर आते हैं, तो नंबर यहां पे है 2, ये 2 ग्रुप है ना भाई, इसलिए सी। तो ये ऑर्डर बन के आ जाएगा कि जो माइनस चार्ज है उससे कितना फोर्स से खींचा जा रहा है, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए, आगे चलते हैं नंबर y के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपको ये मॉलिक्यूल दिया है, सेम क्वेश्चन, माइनस चार्ज के ऊपर -i का कंपैरिजन बता दीजिए। ये है एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास, सेम क्वेश्चन है, कंपेयर द -i ऑन दी माइनस चार्ज, ठीक है। देखिए डीएनपी, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ आ रहा है कि जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। अगर आपको नहीं पता तो फिर लोग कंफ्यूज होते थे, भाई फ्लोरीन तो ज़्यादा होता है, ये ना, पावर लास्ट में आता है, पहले डिस्टेंस आता है। इसलिए जो ऑर्डर बन के आ जाएगा दैट विल बी बी मोर देन ए, बी मोर देन ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम आपको सीरीज लिखवा देंगे, फिर खेल खत्म, फिर खेल खत्म। और होमवर्क आपको करने का है फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। वैसे तो अब ये सब सिंपल लगना चाहिए, पहली बार में लगता है कि क्या हो रहा है, अब तो आसान हो। और क्या लगा देते हैं, क्लोरीन रखते हैं, ओके, दिखाई दे रहा है ना सभी को ये, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस सभी में सेम। नंबर के ऊपर आते हैं तो मेरे भाई नंबर लास्ट 2 में सेम। तो पहली बात तो हमें ये समझ आ गई कि मेरे भाई ए तो एंड में होना चाहिए, ए तो एंड में होना चाहिए। बी एंड सी में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ आएगा, डिस्टेंस भी सेम, नंबर भी सेम, तो पावर बच रहा है, पावर इसकी ज्यादा है, तो बी देन सी देन ए, बी देन सी देन ए, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए। तो 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अब आइए फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं। तो -i सीरीज, -i सीरीज, तो जो सब हमने क्वेश्चंस के फॉर्मेट में किया अब उसी को हम लिख लेंगे, ठीक है। तो NF3 इज मोर देन NH3। अच्छा ये कैसे डिराइव हुआ, बिकॉज फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा ना भाई, इतना तो सबको आना चाहिए। और NH3 से ज्यादा क्या था जो मैंने आपको डिराइव कर दिया, बॉन्ड एंगल वाला, ये कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो रहा हो,
सब डिराइव्ड है। लेकिन जो सल्फर होता है, इसको हटा देते हैं, जो सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज है दैट इज मोर देन NH3। ये एक आपको नई चीज मिली, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? फॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, S प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए, और कुछ भी नहीं। फिर ये डिराइव किया आपके सामने, NO2 से ज्यादा होना चाहिए, NH3 का डिराइव्ड है। सिंस NO2 के नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड NSP से वो ज्यादा हो जाएगा। ये SP है तो SP2 से ज्यादा होगा। साइनाइड इज मोर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद जो हमारे सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, हैलोजेंस, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों आ गए भाई साहब। उसके बाद जो एस्टर है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। रीजन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन बताता हूँ, एक सेकेंड। ओके, ये SHOH वाला भी डिराइव्ड है, मिकी माउस इफेक्ट, सरफेस फिनोमिना। एस्टर यहाँ पे क्यों आया, मतलब एस्टर इधर क्यों नहीं आया? इसमें थोड़ा सा आपके पास मीजोमेरिक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑक्सीजन प्लस हम दिखा सकते हैं ना उस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जो नई चीज है। बाकी तो पूरा डिराइव्ड है आपके नोट्स में। OH आ गया। उसके बाद बचे कुछ एल्काइन, ठीक है। एल्काइन बेंजीन से ज्यादा होता है, डिराइव्ड है नोट्स में, लेकिन बेंजीन एल्कीन से ज्यादा होता है, एल्कीन। उसके बाद जिसके जो एल्केन, एल्केन तो है भी नहीं, माइनस है, हाइड्रोजन। तो भाई पूरी सीरीज मैंने आपके सामने डिराइव करके दिखाई है, Z क्वेश्चंस तक, बल्कि उससे इतने अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं आपसे ताकि आपका पूरा का पूरा दिमाग खुल जाए, पूरा का पूरा दिमाग खुल जाए, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए। अब लिखवा देते हैं आपको प्लस आई सीरीज भी, वंस अगेन फॉर्मेलिटी, बिकॉज प्लस आई सीरीज का जो ज़्यादा फोकस जब आप कार्बोकटायन में आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अभी 2 मिनट पहले आपके नोट्स में डिराइव्ड है CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, डिराइव्ड इन द नोट्स, राइट, आज डिराइव किया है। उसके बाद 2 मिनट पहले आपको कार्बोक्सिलेट सॉल्ट का भी दिखाया था, अभी दिखाया ना, माइनस चार्ज के ऊपर कंपेयर करिए, वही वाला क्वेश्चन ये है। उसके बाद क्यों, बिकॉज इन सबके ऊपर माइनस है, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल, ये वाला हम कब देखेंगे? जब मैं आपको कार्बोकटायन पढ़ाऊंगा। वैसे आपको समझ आ ही रहा होगा, 3 डिग्री में 3 दे रहे हैं, 2 डिग्री में 2 दे रहे हैं, 1 डिग्री में 1 दे रहे हैं, आएंगे आएंगे टाइम के साथ। मोर देन मिथाइल, अच्छा, मोर देन ट्रिटियम, ड्यूटीरियम एंड हाइड्रोजन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम पे बताऊंगा। रीजन कैसे डिराइव होता है? बोर्स मॉडल के द्वारा। किसके द्वारा? बोर्स मॉडल। जब मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसे मत सोचना इसका मास ज्यादा है, वो सब नहीं होता। बोर्स मॉडल के द्वारा एक्चुअली डिराइव्ड रहता है, डिस्टेंस फिनोमिना यूज किया जाता है। तो जब मैं आपको वो बताऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तब मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। ये आपके साथ, इसी के साथ इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर एंड होता है। अगले लेक्चर में हम रेजोनेंस को स्टार्ट करेंगे, इसको लिख लीजिए। एक और चीज़ है, वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर देना, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारा होमवर्क वहीं पे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।